गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में। जो हमारा टॉपिक चल रहा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का न्यूमेरिकल हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं। ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो टॉपिक है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी होता है, ये दोनों ही सब्जेक्ट में काम करता है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं एक बीम है, ये बीम जो है ओवर हैंगिंग बीम है। इस बीम को हम क्या बोलते हैं? ओवर हैंगिंग बीम। जब सपोर्ट से बाहर की तरफ बीम निकली हुई हो तो ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। और ये दोनों ही साइड से निकली हुई है बीम सपोर्ट से बाहर, तो ये बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम है। इट इज़ नोन एज बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम, जब सपोर्ट से बाहर बीम हो। और इसमें जो लोड लगा है वो यूडीएल लोड लगा है। यूडीएल लोड की जो इंटेंसिटी है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर है यूडीएल लोड की इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व? सबसे पहले इसका सिंपल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। सिंपल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो कैलकुलेशन है वो निकालेंगे। लेकिन वो निकालने से पहले जो ये हमारी रिएक्शन है, जो सपोर्ट है लगी हुई बी और सी पर, इनकी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। और रिएक्शन जब निकलेंगी तभी हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूँ। इसी के नीचे यहाँ पर बनाऊँगा, इसी के नीचे इस तरह से हम ये ड्रॉ करेंगे। ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये इधर डी पॉइंट इसी के नीचे। अब यहाँ पर सिंपली जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर रिएक्शन लगी हुई है एक आर बी, इसको नाम दिया आर बी। और सी पर भी एक रिएक्शन है आर ए। अब जो बीच में जो लोड लगा हुआ है यूडीएल लोड, इस यूडीएल लोड को कन्वर्ट करना है हमें पॉइंट लोड में। इसको इस तरह से करेंगे। वैसे जब ये यूडीएल को अगर हम पूरे को कन्वर्ट करेंगे तो पूरे का सेंटर यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद, यूडीएल का जो केस होता है। लेकिन जब यहाँ पर लोड लगी हुई है तो इस कंडीशन में जो यहाँ से यहाँ तक का लोड है, इस लोड को अगर मैं कंसिडर करूँगा तो यहाँ पर भी तो टोटल लोड 10 किलो न्यूटन ही है। ये पूरी ही बीम पर 10 किलो न्यूटन का ही लोड है। अगर मैं बात करूँगा इस सेक्शन से आगे की तरफ कितना लोड है, तो यहाँ पर भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है और यहाँ पर भी तो सेम है। अगर ए और बी के बीच में मैं पॉइंट लोड निकालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ जो लोड है टोटल, और इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल लोड की जो वैल्यू आ जाती है वो 30 किलो न्यूटन आ जाएगी। और ये हाफ सेंटर पर काम करता है, यानी 1.5 इधर और 1.5 इधर, ये ऐसे काम करता है इस तरह से। इसी तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जो बी और सी के बीच में लोड है वो भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। इसको भी अगर मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी भी वैल्यू जो है 100 आ जाएगी। 100 किलो न्यूटन 10 × 10 मल्टीप्लाई करूँगा और ये भी हाफ डिस्टेंस पर काम करेगा। 5 मीटर इधर और 5 मीटर इस तरफ होगा। ये भी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से ये वाला लोड है, इसको भी हम लिख सकते हैं 10, ये 10 किलो न्यूटन आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 में तो 10 ही आएगा। और इसकी डिस्टेंस बनेगी 0.5 इधर और 0.5 इधर, यानी हाफ हाफ, यानी आधी आधी हो जाएगी। अब इसकी हमें अननोन रिएक्शन निकालनी है सबसे पहले। तो अननोन रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है इसी को हम अप्लाई करेंगे। इसी के द्वारा ही हम जो है इक्वेशन, जो उसकी अननोन रिएक्शन है उनकी वैल्यू निकालेंगे। अननोन रिएक्शंस मीन ये जो कंडीशन है सिग्मा Fx = 0, सिग्मा Fy = 0, सिग्मा मोमेंट = 0। पहली कंडीशन लिखी है मैंने सिग्मा Fx। सिग्मा Fx का मीन्स ये है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स हैं उन सबको जोड़ना है और 0 के बराबर करना है। एक्स डायरेक्शन का मीन्स क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स होगा तो वो एक्स डायरेक्शन का फोर्स होगा। वाई डायरेक्शन का मीन्स ये है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो वो वाई डायरेक्शन होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। जो राइट की तरफ फोर्स होगा
उसका एरो होगा फोर्स का वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा, और जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा एरो वो पॉजिटिव लेंगे, जो नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो Fx देखेंगे हम, यानी एक्स एक्सिस में कितने फोर्स है, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा, x का मतलब ये है इस बीम पर देखेंगे x में कोई भी फोर्स हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होने की। सेकंड कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि Fy समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द y एक्सिस, या y डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं, यानी या तो ऐसे या ऐसे जितने भी फोर्स होंगे उन सब को हम लिखेंगे और जोड़ेंगे और जीरो के इक्वल करेंगे। इसी साइन का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर सिग्मा Fy का मीन्स ये है कितने y डायरेक्शन में फोर्स हैं, बीम की तरफ गए, यहाँ से बढ़े तो यहाँ से हमें नज़र आ 30, यहाँ से नज़र आ हमें, इस कंडीशन को लिख लेंगे सिग्मा Fy इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं मार्कर ब्लैक यूज करता हूँ, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने लिखा है 30, नीचे की तरफ है तो माइनस लिया, उसके बाद बी पॉइंट पर, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पर आर बी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लिया। उसके बाद आगे की तरफ बीम पर बढ़े तो यहाँ पर ये 100 किलो न्यूटन का लोड है जो डाउनवर्ड है, इसको लिखा। इसके बाद आगे की तरफ चले सी पर आर ए रिएक्शन लगी है, ये ऊपर की तरफ है, इसको हमने पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव आएगा आर बी, क्योंकि ऊपर की तरफ मैंने बताया जो ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ होगा नेगेटिव होगा। यहाँ पर आर ए के बाद आगे की तरफ लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पर ये भी माइनस होगा, नीचे की तरफ है, इक्वल टू 0। बस ये करना है हमें, यानी इस लाइन का मतलब ये है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द वाई एक्सिस, कि जितने भी वाई डायरेक्शन में फोर्स हैं, ये वाई एक्सिस पर फोर्स हैं, उन सबको हमें लिखना है, यानी जोड़ना है और 0 के बराबर कर देना है। वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से आर ए और आर बी की एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, आर ए प्लस आर बी, यानी यहाँ पर 30 और 100 प्लस हो जाएंगे, यानी 1 और 30 ये है, 10 ये है, तो 140 हो जाएगा, सिंपली 140 हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। यानी हम एक बार से अगर कैलकुलेशन पूरे बीम की भी करें, इस पूरे लोड की भी हम कैलकुलेशन करें कि पूरा लोड है 10 किलो न्यूटन इंटेंसिटी का, टोटल डिस्टेंस है 3, 10, 1 यानी 14, और 14 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, यानी 14 डिस्टेंस है 14 मीटर की, और लोड की इंटेंसिटी है 10 मीटर। अगर पूरे लोड की भी निकालूंगा मैं ओवरऑल तो 14 इंटू 10 यानी 140 आएगा, जो नीचे की तरफ है, और अपोजिट में सिर्फ 2 रिएक्शन यहाँ पे लगी हुई हैं इस लोड में, इनको हम लिख लेंगे आर ए और आर बी, इस तरह से भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड कंडीशन जो है हम अप्लाई करेंगे सिग्मा मोमेंट, यानी ए या बी पॉइंट, मैं बी पॉइंट पर यहाँ पर मोमेंट कराऊंगा इसका मतलब ये है कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस और समीशन ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम जितने भी फोर्स हैं उन सभी का मूवमेंट कराएंगे, और मूवमेंट कराने के बाद उनको जोड़ देंगे। जो 0 आएगा माइनस आएगा माइनस, जो प्लस आएगा प्लस। यानी मूवमेंट क्या है, अगर मूवमेंट भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आपको इस तरह से कि सपोज़ करो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे ये कोई फोर्स लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये डिस्टेंस है 8 मीटर। हमें यहाँ पर मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर मोमेंट लेना है, फोर्स है हमारा 10 किलो न्यूटन, मोमेंट यहाँ पर चाहिए, तो फोर्स जो है उसकी फोर्स की वैल्यू लिखनी है, और जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और जो पॉइंट है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी ये फोर्स है, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। अब फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हमें पता चल गई। अब पॉइंट हमें जहाँ पर मोमेंट लेना है, यहाँ पर मोमेंट लेना है, तो उस पॉइंट से और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो ये बन रही है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिस्टेंस, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिस्टेंस है जो इस पॉइंट से इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस कितनी है 5। तो यहाँ पे मोमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 × 5 आ जाएगी। सपोज करो मोमेंट लेना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है इस पॉइंट पर, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हमें पता है, पॉइंट ये है, तो इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखेंगे वो ये देखेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी डिस्टेंस की, ये इतनी डिस्टेंस ये यहाँ की, तो ये बिल्कुल इक्वल है, इसके पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 5, यहाँ पे भी वैल्यू सेम आ जाएगी। सपोज करो मोमेंट लेना है इस फोर्स का, ये फोर्स है यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का, और मोमेंट कराना है इस पॉइंट पर, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ये पॉइंट है, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है, तो मोमेंट यहाँ पर जो निकलेगा वो 5 जो लोड है ये, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 8 है, तो ये मोमेंट निकल गया। इस तरह से मोमेंट निकालते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को इतना समझ में आया होगा। अब मोमेंट लेंगे हम, उसी अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर कैसे कि मोमेंट ले रहा हूँ मैं बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर मोमेंट करा रहा हूँ सारे फोर्स का। अब बी पर मोमेंट कराऊंगा, ये जो फोर्स है इधर से देखेंगे ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स है, इसको मैं मोमेंट कराऊंगा यहाँ पर, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन से, तो डिस्टेंस कितनी है 1.5, तो 30 × 1.5, 30 × 1.5। ये मूवमेंट कैसे कर रहा है, इस तरफ करेगा मूवमेंट, यानी इस तरफ कराना। कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो मूवमेंट जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। इसके बाद आर बी फोर्स है, आर बी फोर्स है और इस पॉइंट पर ही मूवमेंट ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर मूवमेंट 0 आएगा क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से गुजर रही है जिस पॉइंट पर मूवमेंट लेना है। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन पॉइंट और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस 0 है, तो फोर्स और 0, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो मूवमेंट 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे की तरफ देखते हैं। फोर्स मैंने यहाँ पर शो कर रखा है 100 किलो न्यूटन का। इस 100 किलो न्यूटन के फोर्स को मूवमेंट कराना है यहाँ पर बी पॉइंट पर। डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर, तो 100 यहाँ पे प्लस लिखूँगा, 100 × 5। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मूवमेंट जो है इस तरह से होगा, इस तरफ है क्लॉकवाइज, तो प्लस है। अब आगे की तरफ बीम देखिए हमने आर ए को मूवमेंट कराना है, ऐसे ऊपर की तरफ को आएगा। डिस्टेंस कितनी होगी, आर ए और आर बी के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे ये कैसे मूवमेंट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव आर क्या है पॉइंट वहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सी पॉइंट है, तो इसको हम आर सी एज्यूम करेंगे, इसको हम आर सी एज्यूम करेंगे। ए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो आर सी डिस्टेंस होगी टोटल 10, क्योंकि डिस्टेंस बी से सी के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 आएगी, इसको लिखा। इसके बाद आगे की तरफ हमने फोर्स देखा है 10 किलो न्यूटन का है। 10 किलो न्यूटन का मूवमेंट कराना है यहाँ पर, ये कैसा होगा क्लॉकवाइज, 10 × डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट से और यहाँ तक के डिस्टेंस 10.5, ये डिस्टेंस होगी 10.5। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से और वैल्यू देखेंगे कितनी आएगी। इसकी वैल्यू हम नोट करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, इसको हम चेक कर लेते हैं। -30 × 1.5 प्लस 500 हो जाएगा, प्लस 10 × 10.5 आएगा, 560 RC 10 = आएगा। RC 560 और RC की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 56।
किलो न्यूटन। कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली, बिल्कुल यही वैल्यू आएगी। इस RC की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो RA की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 से 56 माइनस होगा, तो यहाँ से 140 माइनस 56 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 84 किलो न्यूटन। तो RA की वैल्यू 84 यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आया होगा रिएक्शन निकालना, बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ये मूवमेंट मैंने यहाँ को बताया था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये मूवमेंट बताया था मैंने। अब यहाँ पर इस वैल्यू को मैं रफ करने वाला हूँ क्योंकि हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। इसको करेंगे, इसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि RB इक्वल टू जो हमारा फाइंड आउट हुआ है, RB इक्वल टू निकला है, ये RB है, ये RB है और ये RC है। दो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी RB और RC की। ठीक है स्टूडेंट्स, RB और RC की इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में RB और RC लिखा था, ये RB है और वो RC है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ रहे RB और RC लिखेंगे हम यहाँ पर। ये RC है, RC की वैल्यू है ये RB की वैल्यू है। यहाँ पर RC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी थी। तो RB की वैल्यू 84 और RC की वैल्यू जो निकली है वो निकली है 56। अब यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के हम कैलकुलेशन करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा सभी। अब यहाँ पे जो है कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स कैलकुलेशन में क्या करेंगे, जहाँ पर भी फोर्स होगा वहाँ पर हम 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे, यानी जहाँ पर भी पॉइंट होंगे। अब यहाँ पर हम बीम को शियर फोर्स के लिए कंसीडर ये डायग्राम नहीं करेंगे, हम ये डायग्राम कंसीडर करेंगे जहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है सारे फोर्स में। इस बीम पर यूडीएल लगा हुआ है, तो इस तरह के केस में क्या करेंगे, हम ये डायग्राम कंसीडर करेंगे और इसके जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे ABCD, ये कंसीडर करेंगे ABCD। अब इन पॉइंट में क्या है, A पॉइंट शियर फोर्स एट A। मैंने कहा था 2 पॉइंट लेंगे जहाँ पर फोर्स होगा, जहाँ पर फोर्स नहीं होगा वहाँ पर एक ही पॉइंट लेंगे। A पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है अलग से लगा हुआ, तो एक ही पॉइंट लेंगे और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी A से पहले कोई फोर्स नहीं है और A पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, A से आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। अब शियर फोर्स एट B पर लेंगे। अब B के 2 पॉइंट लेंगे हम। 2 पॉइंट क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि B पर जो है फोर्स लग रहा है वर्टिकली, कितना है, RB की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है 84। अब यहाँ पर B1 और B2 सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैंने कहा है जहाँ पर फोर्स होगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट के हम 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे। जो मेरा मेथड है ये, वहाँ पर जैसे यहाँ पर फोर्स है तो इसके 2 पॉइंट लेंगे B1 और B2। जहाँ पर फोर्स नहीं है
वहाँ एक ही पॉइंट लेंगे, बस यही काम है। जहाँ पर फोर्स नहीं है वहाँ एक ही पॉइंट लिया, यहाँ पर 0 वैल्यू आई। B1 का मीन्स ये रहेगा कि B पॉइंट से लेफ्ट साइड में कितने फोर्स लगे हुए हैं। B1 का मीन्स ये है कि B से लेफ्ट साइड पे कितने फोर्स हैं, यानी B से पहले कितने फोर्स लगा हुआ है, यानी B से पहले कितना फोर्स है, ये फोर्स है लगा हुआ यहाँ तक का, जो कितना है, जिसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी 30 किलो न्यूटन यूडीएल लोड की। तो 30 है और कैसा है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। 30 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है। उसके बाद B2 का मतलब ये है कि B पर भी अगर कोई फोर्स लगा हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे जो पहले फोर्स लगे हुए हैं। पहले फोर्स लगा हुआ था -30 और B पर कितना फोर्स है 84 का, इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 54 निकल के आएगी। इसी तरह से अब जब शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं, शियर फोर्स एट, अगला पॉइंट हम C एज्यूम करेंगे। C पर दो फोर्स हैं, C1 और C2। C1 का मीन्स C से पहले कितने फोर्स हैं। अब C से पहले ये यूडीएल फोर्स लग रहा और एक नीचे से ये लग रहा, तो टोटल अगर सबको कंसिडर करूंगा मैं, यहाँ से इससे पहले कितने फोर्स है, एक तो लग रहा है 84 प्लस का और एक ये लग रहा, ये टोटल कितना है भाई 10, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 30, तो 130 ये और 84 ऊपर की तरफ, 130 जो है नीचे की तरफ है और 84 प्लस की तरफ है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, अगर मैं निकालूँ, यहाँ से निकालूंगा तो ये निकल के आएगी 16 और 30 46 निकल के आएगी। इस तरह से ये मैंने कैसे निकाला है कि टोटल जो ये लोड है यहाँ तक का, C तक का डिस्टेंस कितनी है 13 की मल्टीप्लाई 10 किलो न्यूटन इंटेंसिटी में करूँगा तो 130 आएगी, और RB की वैल्यू 84 प्लस की है, तो वैल्यू निकल के आएगी 46 माइनस की, 46 माइनस का निकल के आएगा। और अगर इस डायग्राम से निकालेंगे, इस डायग्राम से निकालेंगे C तक, C का मतलब क्या है C1 का, कि C से पहले कितने फोर्स हैं, C से पहले कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो ये लग रहा, ये लग रहा, ये लग रहा, 3 फोर्स हैं। अब इन तीनों को भी अगर मैं लिखूंगा दूसरे तरीके से, इन तीनों को भी लिखता हूँ कि मान लो 30 माइनस और प्लस 84 और कितना 100 माइनस, तो तब भी ये कितना आएगा, तब भी ये 46 आ रहा है। इस डायग्राम से आप देख लो कि C1 का मतलब है C से पहले कितने फोर्स हैं, 30 का है, 84 है, 100 है, जो नीचे की तरफ है माइनस है, जो ऊपर की तरफ है प्लस है, ऊपर की तरफ प्लस है 84 प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं। तो 130 में से वही मैंने यहाँ किया और 84 प्लस किया, 46 यहाँ है, 46 यहाँ, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो जो आपको बेटर लगे। फिर C2 का मीन्स क्या है भाई, C1 का मीन्स तो यह था C से पहले कितने फोर्स हैं, C2 का मीन्स अगर C पर भी कोई फोर्स लगा हुआ है तो उसको हम प्लस कर देंगे, C पर भी कोई फोर्स लगा हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे। C1 का मीन्स C से पहले कितने, C2 का C पर ये लग रहा फोर्स, C पर RC लग रहा है 56 ऊपर की तरफ, इसको प्लस करेंगे। अब C से पहले तो हमने कैलकुलेट कर लिया 46 है, माइनस का कितना आया 46 आया है, माइनस 46 तो पहले था C से पहले। अब C पर जो लग रहा है हमारा प्लस का 56 है, इसको लिखने के बाद कितनी वैल्यू आएगी इसकी 10 वैल्यू आई है प्लस, 10 वैल्यू आ गई प्लस की, क्योंकि 56 प्लस है 46 माइनस है, तो 10 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद C के बाद जो आगे पॉइंट है, आगे अगर हम पॉइंट की बात करेंगे D पॉइंट, अब D पॉइंट लेंगे, शियर फोर्स एट D, क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स नहीं है तो एक ही पॉइंट लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में कोई फोर्स नहीं था, स्टार्टिंग में A से स्टार्ट हुई और D पर जो है ख़त्म हो रही बीम। अब D का मतलब यहाँ पर है कि D से पहले कितने फोर्स हैं, D का मतलब अगर मैं D1 भी लूँगा तो D1 का मतलब D से पहले कितने फोर्स हैं, और D2 का मतलब D से पहले कितने फोर्स थे, अगर कोई D पर लग रहा उसको प्लस कर दूंगा तो वैल्यू सेम आएगी दोनों की, तो एक ही पॉइंट आएगा।
दोनों की वैल्यू एक ही पॉइंट पर आएगी, तो इसलिए एक ही पॉइंट लेते हैं हम। तो D1 का मतलब है D से पहले कितने। अभी हमने C तक की कैलकुलेशन कर ली थी कि C तक जो वैल्यू आ रही थी वो 10 थी। अब इसके बाद आगे की तरफ जो C और D के बीच में जो फोर्स है वो 10 का है, माइनस का नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड है नीचे की तरफ है, और ये क्या देगी वैल्यू 0। 0 से स्टार्ट हुआ हमारा फोर्स और 0 पर ख़त्म हुआ, तो क्वेश्चन हमारा सही है। जो मैंने पहले भी आपको बताया, लास्ट लेक्चर मैंने लिए हैं इस पे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, 0 से स्टार्ट हुआ 0 पर ख़त्म हुआ, तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब जो है ये मैंने कैलकुलेशन करी शियर फोर्स के लिए, ये हमने करी कैलकुलेशन शियर फोर्स के लिए। इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, हम कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन इसी तरह से। अब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी, यानी इस तरफ बढ़ते जाएंगे, पॉइंटों पर देखेंगे हम, इस तरफ बढ़ेंगे बीम पर, जैसे हमने शियर फोर्स निकाले हैं तो बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। जो लेफ्ट वाले पोर्शन हो गए उनको इधर मोमेंट कराते चले जाएंगे सभी को। तो बी पर मोमेंट कराया, बी पर हम मोमेंट करा रहे हैं, तो बी पर जो मोमेंट होगा 30 किलो न्यूटन का मोमेंट होगा, क्योंकि बी से पहले जो फोर्स है वो 30 है, या ये यूडियल लोड है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 वैल्यू आएगी। अब ये 30 है, इसको मोमेंट कराना है यहाँ पर, तो 30 इंटू जो डिस्टेंस है इस लोड की और बी के बीच की पॉइंट की, बी पॉइंट जो है उसके बीच की डिस्टेंस 1.5 है। इसकी कैलकुलेशन जो आई है वो कितनी आएगी 45 आएगी। अब बी पर निकाल लिया हमने, बी के बाद आगे की तरफ चलेंगे मोमेंट निकालने, बी के बाद कहाँ चलेंगे मोमेंट निकालने, यहाँ बीम पर देखेंगे सी पर, तो सी पर जब मोमेंट निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब सी पर जितने भी फोर्स हैं उनको मूवमेंट कराना है वहाँ पर, वो कैसे होगा, यानी ये जो पूरा फोर्स है, या तो ऐसा कर लो, ये यूडियल लोड है पूरा यहाँ तक का, जितना सी पॉइंट तक का जो यूडियल है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 130 आएगी, और ये कहाँ पर काम करेगा, सेंटर पर काम करेगा। यानी 130 है लेकिन 13 मीटर है, और 13 मीटर का आधा जितना होगा 6.5 आएगा। 6.5 की 130 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट निकल जाएगा ऊपर का, और फिर आरबी को मूवमेंट करा देंगे ऐसे इसमें करके, या ऐसे कर लो, या जो ये एक एक लोड हमें दिखाई दे रहे हैं इनको मूवमेंट करा लो यहाँ पर, ये आसानी रहेगी। इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था कि 30 इंटू डिस्टेंस कितनी है, मूवमेंट कर रहा है ये मूवमेंट कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू भी एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, ये भी नेगेटिव होगा। -45 जो है ये भी नेगेटिव होगा। 45 की वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये -45 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से अब 30 जो लोड है, ये जो 30 है, अब मूवमेंट कराना सी पर, तो डिस्टेंस कितनी यहाँ से सी तक की, इस पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी, 10 तो ये होगी, 1.5 ये होगी, 10 और 1.5 कितनी डिस्टेंस होगी 11.5 नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव है। अब क्या करना, कौन सा फोर्स है आरबी 84 प्लस आएगा क्योंकि ऊपर को जाएगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये 10 लिखा। इसके बाद जो है बीच में फोर्स लगा हुआ है 100 का जो नेगेटिव, और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये 100 का 5, तो ये मूवमेंट निकलेगा वैल्यू, सी पर जो मूवमेंट आएगा ये वैल्यू आएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, चेक करेंगे इसको सभी। -30 इंटू 11.5 प्लस 84 इंटू 10 -500, तो वैल्यू आएगी -5, वैल्यू आएगी -5 यहाँ पर वैल्यू आई है। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट आगे की तरफ लास्ट पॉइंट है हमारा डी,
डी पर मोमेंट लेंगे हम सारे फोर्स का। डी पर कैसे लेंगे, -30 इंटू डिस्टेंस जो है यहाँ से वहाँ तक की कितनी है, यानी 10 और 11 12.5, 12.5 की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से और डी पॉइंट तक की। एक वो है 10, ये 11 और एक 12, 12.5। अब इसके बाद +84, डिस्टेंस कितनी है 11। उसके बाद -100, डिस्टेंस कितनी आएगी 6.5, 6 आएगी पूरी, 5 नहीं आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो ये 6 डिस्टेंस आ जाएगी वहाँ तक की। इसके बाद RC है, इसके बाद RC है जो वैल्यू कितनी है 56 है, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितनी आएगी RC से D तक की 1। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से चेक करेंगे हम कितनी आएगी। -30 इंटू 12.5 +84 इंटू 11 -600 और ये जो 56 है ये प्लस का होगा, जो 56 है ये प्लस होगा क्योंकि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ ऐसे करेगा क्लॉकवाइज, तो 56 प्लस का होगा, +56 जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 30 जो है 30 ऐसे क्लॉकवाइज करेगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज करेगा और इसके बाद ये लोड क्लॉकवाइज करेगा। ये लोड 3 लोड ऊपर से हैं जो माइनस के हैं, 30 और 100 और इसके बाद ये 10 भी था, 10 लोड भी था जो डिस्टेंस किसकी है 0.5, इसकी डिस्टेंस आएगी 0.5 और ये माइनस का आएगा। 10 जो है ऊपर से इधर वो नहीं मैंने लिखा था वहाँ पर, तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, -30 इंटू 12.5 +84 इंटू 11 -600 आएगा, +56 -10 इंटू 0.5, ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी स्टूडेंट्स। कैलकुलेट करने के बाद, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 0 आएगा मूवमेंट डी पर, यानी जहाँ से बीम स्टार्ट हुई वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है 0 आएगा, क्योंकि ए पर मोमेंट अगर हम लेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पर, क्योंकि ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, इधर कोई फोर्स है ही नहीं तो यहाँ पर तो मोमेंट 0 होगा, इधर वाले फोर्स होगा ऐसे, जैसे यहाँ पर मोमेंट करा है तो इधर वाले फोर्स का करा, वहाँ पर करा इधर वाले फोर्स का करा, लेकिन इससे पहले कोई फोर्स था नहीं तो यहाँ पर मोमेंट कराएंगे तो 0 आएगा। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पर ख़त्म हुआ। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ भी कैलकुलेशन हमारी सही है। अब इसी के थ्रू हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी स्टूडेंट्स, यूडीएल के केस में हम एक पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर निकालना होता है, पॉइंट ऑफ इन काउंटर फ्लेक्चर हमें पॉइंट निकालना होता है, यानी कि हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। पहले शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, इसी के नीचे बनाएंगे हम शियर फोर्स डायग्राम। सभी ध्यान से देखेंगे, इसी के नीचे बनाएंगे जहाँ जहाँ हमारे फोर्स निकले हैं। ए, बी, सी और डी, इसको हम ई पॉइंट ले लेते हैं, ये जूम कर लेते हैं। अब ए पॉइंट पर जो शियर फोर्स है 0 है और बी पर B1 का -30, तो B1 का -30 इसमें मैक्सिमम कितना पहुंच रहा है 54। अब मैं यहाँ पर इसकी स्केल ले लेता हूँ, स्केल फॉर शियर फोर्स डायग्राम। क्या स्केल लूँगा मैं इसकी, 46 है कि 5 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 5 किलो न्यूटन की जो वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर की लाइन में ऊपर ड्रॉ कर दूंगा, ऊपर खन्ना 1 सेंटीमीटर 2 3। अब
बी ए पर तो 0 है, अब बी की बात करेंगे। बी पर है हमारा -30 यानी B1, -30 यानी 5 की वैल्यू 1 तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लगा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ रही है सभी को। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ जूम कर लिया, नीचे की तरफ -30। अब B2 की जो वैल्यू है वो 54 है प्लस की, यानी इस B पर ही अब प्लस चलना में ऊपर की तरफ 54, यानी यहाँ पर आ जाएगी अप्रोक्सीमेट। ये 30 है इतना तो ये 50 हो जाएगा, इतना हो गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब C1 की बात, C1 पर 46 माइनस का, C1 पर 46 माइनस का है तो अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा। अगर ये 30 है तो 46 इससे ज़्यादा आएगा, यहाँ पर एज्यूम कर लिया मैंने। अब C2 10 है, C2 कितना है, 10 है, प्लस का है तो ऊपर जाएगा, यहीं पर 10 एज्यूम होगा, यहाँ पर ये 10 हो गया। अब D पर 0 है, वो C, हाँ C पर लेंगे यहाँ, ये C है, ये C है और D 0। अब इन पॉइंटों को हम मिला देंगे, सभी पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे हम ऐसे करके इनको मिला दिया हमने। ये पॉइंट पहले जो है -30 आया, पहले ये था, उसके बाद ऐसे इसको बनाया हमने, फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट ये आया। इसके बाद जो है पॉइंट हमारा, स्केल यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और लाइन को ऐसे काटते हुए चली जाएगी लाइन, ऐसे काटते हुए लाइन चली गई। फिर इसके बाद पॉइंट हमारा ये आया था, इसके बाद यहाँ पर मिला, 0 पर गया, तो डायग्राम बन गया स्टूडेंट्स। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। ऊपर की वैल्यू प्लस है, नीचे की वैल्यू नेगेटिव है, ये प्लस है। इस तरह से डायग्राम बनेगा, सभी ध्यान देंगे। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बाकी है। शियर फोर्स डायग्राम बन गया जी। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा इस केस में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 है, इस पॉइंट पर शियर फोर्स 0 है। अब अगर क्वेश्चन ये कर ले कि वो पॉइंट बताओ कितनी दूर इस बीम के ए पॉइंट से शियर फोर्स 0 होगा, तो वो हमें पॉइंट अगर निकालना हो, ये डिस्टेंस निकालनी हो, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड क्या है, पहले शियर फोर्स, ये बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, ए पर 0, बी पर 45 है माइनस का, सी पर -5, बी पर 45 यानी ये बी पॉइंट है, 45 माइनस का यहाँ पर मैं जूम कर ले रहा हूँ, और सी पर -5, ये सी पॉइंट है, यहाँ -5 हो गया। अब डायग्राम कैसे बनेगा, जो ये बीम होती है इस तरह से, अब जब नीचे की तरफ होगा तो इसको ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में ऐसे की तरफ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे नहीं बनाते बिल्कुल ऐसे, इसको ऐसे बनाएंगे पैराबोलिक। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मिलाना है ऐसे करके यूँ, अब ये बनना यहाँ मुश्किल होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से तो बन जाएगा इस तरह से, ऐसे यूँ, ये तो बन गया। अब लेकिन ये जो सी पॉइंट है और ये जो ए बी पॉइंट है, इनको मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि बीच में हमारा शियर फोर्स 0 हो रहा है एक जगह, तो बीच में शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कहाँ पर शियर फोर्स हो रहा है, और जहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट है नोट करने के लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें ये पॉइंट की वैल्यू चाहिए कि डिस्टेंस कितनी है। अब सपोज करो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी, 10 मीटर। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक की x डिस्टेंस एज्यूम कर ली, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 10 - x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आराम से निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगा लेता हूँ। ट्रायंगल लॉ के लिए क्या है
कि इस तरह से ये ट्रायंगल लो बन गया। ठीक है भाई, ये वैल्यू है x, ये है tan माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी है मैक्सिमम यहाँ तक, ये वैल्यू कितनी है यहाँ तक की B पॉइंट पर जो मैक्सिमम है यहाँ पर, ये लोड हमारा जो फोर्स है 54 है, ये 54 है, ये 30 है, और ये जो निकला था -46 और ये 10, ये वैल्यू थी लोड की, ये 46, ये 30 था, 46 थोड़ा नीचे होगा इससे, ये थोड़ी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी डायग्राम होगा इस तरह से उसको थोड़ा नीचे लेंगे अप्रोक्सीमेट करके, 30 से 46 नीचे होगा। अब ये 54 है, ये 54 है लोड, 54 B2 पर है और इस पर है 46, यहाँ पर है 46। अब इसको लेंगे हम, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये मैक्सिमम लोड, ये डिस्टेंस बराबर ये मैक्सिमम लोड, ये डिस्टेंस, तो 54 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर 46 इंटू एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 54 इतना और 54x और 46x। अब ये 54 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100x बराबर 540, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.4। x की जो वैल्यू आई है वो 5.4 आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू 5.4 आएगी यहाँ से, या 54 10 माइनस एक्स, इसको करेंगे 46, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, 10 आएगा, 54 आएगा, और ये 46 रहेगा, 46 है यहाँ पर, इसको प्लस होगा तो ये 100 हो जाएगा इधर जाने के बाद, और जब कैलकुलेट होगा 5.4 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है 5.4 है डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, 5.4, और ये इधर कितना आएगा 4.4 आएगा क्योंकि 10 है, 4.6 आएगा। ये डिस्टेंस कम होगी, ये ज़्यादा बन रही लग रही है इससे देखने में, लेकिन ये इधर की कम आएगी, हमने वैल्यू निकाली है। ये डायग्राम को ऐसे बनाएंगे हम बाद में, ऐसे बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई x की 5.4। अब बेंडिंग मोमेंट निकालना में मैक्सिमम, यानी मैंने कहा इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और मैं इस पॉइंट पर मोमेंट निकाल लूँगा। इस पॉइंट पर, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 4.6, ये डिस्टेंस हो गई 4.6। अब यहाँ पर मोमेंट निकालना है मुझे सभी फोर्स का। अब मैं यहाँ मोमेंट निकाल लूँगा एक्स क्रॉस सेक्शन पर, इसको एक्स पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पर मोमेंट लेंगे स्टार्टिंग से, ये फोर्स लगा हुआ है 30, यहाँ पर बीच में कितना लोड लगा हुआ, एक बार पूरे का मोमेंट ले लूँ। ये लोड है ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स पॉइंट में ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ ये एक्स पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर मोमेंट लेना है इस पॉइंट पर, यहाँ पर मोमेंट लेता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस कितनी आई है 4.6 है, 4.6 तक यहाँ तक। अब टोटल जो लोड है 10 किलो न्यूटन है, और 4.6 और 3 7.6 है, तो टोटल लोड की इंटेंसिटी इतनी है, और डिस्टेंस कितनी मल्टीप्लाई होगी 7.6। अब नीचे से जो लोड लगा हुआ है ये लोड लग रहा केवल बीम पर, ये ऊपर का मैंने पूरा लोड कैलकुलेट कर लिया इसमें। और कहाँ पर काम करेगा ये, हाफ डिस्टेंस पर। ठीक है, हाफ डिस्टेंस पर काम करेगा। टोटल लोड इंटेंसिटी ले ली, और कितनी डिस्टेंस बचेगी 7.6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा दूरी पर इधर। अब ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे होगा तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव होगा वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी ये, और पॉजिटिव वैल्यू होगी इस वाले फोर्स की जो ऐसे करेगा यहाँ पर, ये वाला। ये 84 का डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4.6। तो यहाँ पर मोमेंट निकाल लेंगे हम, ये मोमेंट आएगा हमारा कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे।
76 इंटू 7.6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 84 इंटू 4.6 तो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट 97.6 किलो न्यूटन मीटर होता है ये मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट जो है 96.6 है मैक्सिमम, यानी कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा। और 96 कितना होगा, अगर ये हमारा मूवमेंट कितना था 44 था, तो इसका दुगना हुआ अप्रोक्सीमेट, यहाँ है जूम कर लेता हूँ मैं। तो अब डायग्राम जो है ऊपर की तरफ को बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा यहाँ से। अब यहाँ से डायग्राम जो है किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम लेना और यहाँ पर लाना है डायग्राम। तो इसको ऐसे करके बनाएंगे। ये डायग्राम बन गया। यहाँ पर कितना है 97.6 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये नेगेटिव। इस तरह से ये जो है डायग्राम हमारा बना है। ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ये कितना था -5, ये -5 लिखेंगे नहीं क्योंकि नीचे की तरफ माइनस है खुद ही। ये मूवमेंट है, ये पूरा आया 97.6 है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही होगी तो फिर से मुझे पूछना है, फिर से बता देना है सभी को। ठीक है, ओके, थैंक यू।